थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर चल रही है। चलिए, बाजार अपनी डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी के बाद ही डिसाइड करने वाला है, बट पॉलिसी में आपको क्या करना है एक्सपेक्ट, उसका समय हो गया तैयार। 10 मिनट ही बाकी हैं गवर्नर साहब के स्पीच के लिए। आइए करते हैं हमारी खास पॉलिसी की कवरेज की शुरुआत। और खास एक्सपर्ट्स का पैनल भी है हमारे साथ तैयार। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी सर जुड़ रहे हैं। राहुल अरोड़ा साहब निर्मांग इक्विटीज़ के हमारे साथ हर बार पॉलिसी में जुड़ते ही हैं। और ऑफ कोर्स सीनियर इकोनॉमिस्ट ब्रिंजा जागीरदार भी हैं और जय ठक्कर भी हैं, जो हमें बाजार और लेवल्स पर अपनी राय देने वाले हैं। बग्गा साहब, इस बार ऐसे स्टूडियो की अपॉइंटमेंट मिस हो गई सर, बट पहला क्वेश्चन पॉलिसी को लेकर ही, क्या एक्सपेक्ट करना है आज? I think 25 बेसिस पॉइंट मोर और लेस बेक्ड इन है। मेरी उम्मीद थी कि शायद विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल पॉलिसी बनाएंगे, बट जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं, इस माहौल में न्यूट्रल अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो पॉलिसी का रुख भी चेंज नहीं होगा। इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जीडीपी का आंकड़ा नीचे जाएगा या समतल रहेगा, ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और अभी ये नहीं कहेंगे कि ये रेट हाइक के साथ लगता है कि इस चरण का रेट हाइक्स खत्म हो गया। वेट एंड वॉच का माहौल है। ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का भी इशू है। तो और जिस तरह से तेल फिर से बड़ा कटौती ओपेक प्लस के चलते हुए, मॉनसून का जो प्रॉब्लम दिख रहा है, एल नीनो का प्रॉब्लम, मॉनसून शायद बिलो नॉर्मल आए, उससे फिर खाद्य पदार्थों की कीमतें फिर बढ़ सकती है। तो ये सब करते हुए आरबीआई का काम आसान नहीं है और लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट करेंगे और फिर बोलेंगे कि आगे जिस तरह से डेटा आता है उसको देख के चलेंगे। पॉलिसी में कोई स्टांस में चेंज नहीं होगा। पॉलिसी के स्टांस में कोई चेंज नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग बात है, बट इन्फ्लेशन और ग्रोथ आउटलुक दोनों में बदलाव हो सकते हैं। अतुल सर, मॉर्निंग, आपकी भी ये एक्सपेक्टेशन है, हाइक एंड नो चेंज इन स्टांस, या स्टांस इस बार बदल सकता है, चांस है उसका? नहीं, स्टांस भी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। देखिए, 4 चीज़ें हो रही है जी। एक कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि गेहूं है, राइस है, तो वो सब की प्राइजेस ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गई है, क्योंकि बारिश वगैरह हो गई तो उनकी प्राइजेस बढ़ रही है। लेकिन इन्फ्लेशन की जो आरबीआई की नीति है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो प्राइस शायद काबू में आवे, तो वो इसमें नहीं होने वाला। वीट के केस में नहीं होने वाला। वीट है, राइस है, जो दूसरे कठोल है, उसमें सब में कुछ में नहीं होने वाला। सेकंड चीज अगर आप देखें तो मिल्क की प्राइस ऑलरेडी 15% बढ़ चुकी है। अमूल ने भी बढ़ाई, मदर डेयरी ने भी बताया, तो बाकी की सारी डेयरियां बढ़ाने वाली हैं। तो उसका भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तीसरी बात अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स, तो उसमें खास करके आलू, प्याज, टमाटर और मिर्ची, ये सब में किसान के आंदोलन हो रहे कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता 1 किलो के प्रति। लेकिन रिटेल में उसकी प्राइस आज की तारीख में भी 30 रुपया है। तो ये तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। रिटेल अभी भी 30 रुपया ही दे रहा है, किसान को 5 रुपया मिलता था, आज 1 रुपया मिल रहा है। तो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट की इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ी? तो ये सारी चीजें जो है, ये सबकी इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ लेना देना 48% सीपीआई का कुछ है नहीं। एक चीज ये हो रही है लेकिन आरबीआई की पॉलिसी की वजह से कि फाइनेंशियल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की ईएमआई ऊपर जा रही है, तो उसकी वजह से सैलरी का डिमांड बढ़ रहा है। सैलरी की डिमांड की वजह से कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको इंक्रीज दिख रहा है। तो आरबीआई को कहीं पे बैलेंस करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूं, क्या उससे सीपीआई काबू में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सारी चीज बियॉन्ड आरबीआई और इंटरेस्ट रेट के परिंदे के बाहर है। तो ये चीज पे मेरे ख्याल से आरबीआई को कुछ सोचना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से 2 चीज के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और दूसरा ये कहेंगे कि हम तो भैया बहुत ही सुरक्षित है, वो फैक्ट है। आरबीआई वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल बैंक है, तो हमारे वहां पे वो इशू नहीं है। लेकिन दिसंबर में उन्होंने कुदरत के बारे में बताया था, नेचर की जो जिस तरह का रुख है उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में बात की थी दिसंबर की पॉलिसी में। आज फिर से बात करेंगे। और एल नीनो भी आ रहा है इस बार, उन्होंने बात की थी दिसंबर में, एक्सपेक्टेड था उनका। ठीक है सर। राहुल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, बाजार किस तरह की पॉलिसी के लिए तैयार है? रेट हाइक क्या मोर और लेस प्राइस्ड है, पर आगे के आउटलुक पर बाजार क्या सुनना चाहेगा?
तो दीपांशु जी, आई थिंक जब सचिन और गांगुली की ओपनिंग बैटिंग हो जाती है तो इट्स अ वेरी टफ एक्ट टू फॉलो। तो आई थिंक जो अतुल जी और भगत जी ने कहा, इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम थॉट्स दैट आई हैव। लेकिन ऑब्वियसली एक बाजार में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। आई थिंक 16,900 से ऑलमोस्ट 17,500 का निफ्टी हो चुका है, तो ऑलमोस्ट एक 600 पॉइंट की एक शॉर्ट टर्म रैली तो आ चुकी है। लेकिन एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट्स देखें, हमारी इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि इन्फ्लेशन जो FY24 जो करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसका एवरेज करीबन 5.2-5.3% होना चाहिए। अगर उसके चलते आप आज का 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक भी देख लें तो रियल इंटरेस्ट रेट्स आर इन एक्सेस ऑफ 1%। सो आई थिंक यहाँ पे जैसे बागा जी ने कहा कि कमेंट्री शायद विल नॉट गो डविश और न्यूट्रल, पर मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटली यहाँ से रेट हाइक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अतुल जी ने भी अभी कहा कि हमारा ऑलमोस्ट 50% जो इन्फ्लेशन है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह से है, तो आप वो डिमांड साइड किल नहीं कर रहे जब आप इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूएस को देखें, जिनकी 50% इन्फ्लेशन हाउसिंग से आती है, वहां रेट इंक्रीजेस करना सेंस करता है, क्योंकि वहां पे आप डिमांड को डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरनाइट के भी आंकड़े देखें दीपांशु जी, जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी उसके जॉब एडिशंस कुछ 140,000 थे, एक्सपेक्टेशन 2010 210,000 की थी, और जो आईएसएम सर्विसेज इंडेक्स भी ओवरनाइट आया था वो 51 की रीडिंग थी। आई थिंक 55 का फोरकास्ट था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो डाउन यूएस में दिखने को अभी मिल रही है। बैंकिंग क्राइसिस जो हमने थोड़ा बहुत देखा, तो आई थिंक उसके चलते शायद फेड भी एक और रेट हाइक करके रुक जाए। वहां पे हमारे रेगुलेटर को भी एक थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रेट हाइक्स हो रहे हैं इट इज बाय एंड लार्ज टू काउंटर कैरी ट्रेड, क्योंकि वहां पे ज्यादा आप अगर इंटरेस्ट रेट ग्रो करेंगे और उनकी इकोनॉमी 2.5-3% ग्रो कर रही है, तो हमारी इकोनॉमी अगर 5-6% ग्रो कर रही है और हम इंटरेस्ट रेट को रेज नहीं करेंगे तो देयर विल बी आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया टू द यूएस। तो आई थिंक उसके चलते आरबीआई इज अंडर प्रेशर टू डू इट। बट हमारे यहाँ पे आई थिंक एक ब्रॉड व्यू जस्ट टू टेक अतुल जी एंड भगत जी पॉइंट फॉरवर्ड इज एक और रेट हाइक फेड और आरबीआई से 25-25 की, एंड आई थिंक देन बाय एंड लार्ज वी आर डन फॉर द ईयर। आई डोंट थिंक दिसंबर जैन तक इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे, हमारा वो व्यू नहीं है, पर हमें लगता है कि दिसंबर जैन के आसपास शायद चालू हो जाए। बट अगले मुझे लगता है 7-8 महीने एक बहुत ही एक्सटेंडेड पॉज रहेगा और एक आखिरी 25 बेसिस पॉइंट का हाइक दोनों सेंट्रल बैंकों की तरफ से आने को दिख सकता है। हाइक बाकी है, वो आज ही अगर मिल जाता तो शायद ये आखिरी हो, बट इसके बाद लंबा पॉज रहेगा। वृंदा मैम, आपकी क्या राय है? क्या ये आज आखिरी हाइक होगा या फिर कोई रीजन है कि आज शायद आरबीआई नहीं भी हाइक करे? आप किस पक्ष में हैं? नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। इस बार एक बेसिस पॉइंट का इंक्रीज की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जो स्टांस है वो इस बार चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। और इसके बाद आरबीआई विल गो इनटू एन एक्सटेंडेड पॉज, और मुझे लगता है कि बाय दिसंबर शुरू हो जाएगा। अभी क्यों ऐसा होगा? मेनली से जो है जो सीपीआई है वो 6% के अबव ही है, और अभी जो डेटा आया है आरबीआई के पास, मार्च का डेटा भी होगा और उसमें शायद 6% के नीचे हो सकता है। लेकिन आरबीआई विल नॉट लुक एट ओनली वन डेटा पॉइंट, वो अपना ट्रेंड देखेगी, और इन्फ्लेशन का ट्रेंड जो दिख रहा है वो थोड़ा अभी तक एलिवेटेड ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए मानसून की बात आई है, एग्रीकल्चरल सिचुएशन है, और ऑलरेडी जो हम इंक्रीज देख रहे हैं वो प्राइस फूड प्रोडक्ट से जो उसका इन्फ्लेशन पर असर देख रहे हैं, और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उसका इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन पर, ग्रोथ पर, फिस्कल डेफिसिट पर, करंट अकाउंट पर। तो इस सब को देखते हुए इन्फ्लेशन की तरफ से आरबीआई का कंसर्न बना। साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी ग्रोथ इस बार डिमांड रहा है, ईएमआई बढ़ गए हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम हो गया है, और इस बार जो ग्रोथ है सारा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरफ से ही दिख रहा है। जो डिमांड है, कंजम्पशन है, वो जरा इस बार वीक है, तो आरबीआई को ग्रोथ की तरफ से भी चिंता बनी रहेगी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ऊपर से आरबीआई जो फेड है और जो ईसीबी है उन्होंने जो इंक्रीज किया है 25 बेसिस पॉइंट से, उसको भी आरबीआई विल हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। सो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी अभी बहुत अनसर्टन हो रहा है, तो ग्लोबल सिचुएशन और डोमेस्टिक सिचुएशन, इस पे बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना होगा रिजर्व बैंक को इस बार। और मुझे लगता है लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स, इस बार वो एक 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसके बाद आरबीआई वुड गो इनटू एन एक्सटेंडेड पॉज
थोड़ा देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ग्रोथ की जो कंसर्न्स है वो ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी स्लो डाउन हो रहा है और कंजम्पशन में जो वीकनेस दिख रही है वो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसीलिए आरबीआई विल, और उसके बाद सेकेंड हाफ में से मे बी बाय आफ्टर दिसंबर रिजर्व बैंक शायद रेट कट्स हम देखना शुरू करें, वो भी धीरे धीरे रेट कट की तरफ जाएगा ताकि इकोनॉमी को एक फिलिप मिले, एक बूस्ट मिले। और तो इसलिए आज के लिए जो है आई कंप्लीटली एग्री जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो सकता है और जो स्टांस में है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा और आरबीआई विल हैव टू डू अ वेरी फाइन बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। ओके, तो एक बैलेंसिंग एक्ट होगा, बट सहमति है हमारे पैनल में कि एक हाइक और फिर उसके बाद एक लंबा पॉज। बट बैंक्स की क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी आवाज बैंकिंग स्पेस में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता साहब भी हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। सर, बस पॉलिसी शुरू होने वाली है, उससे पहले बैंक्स की क्या एक्सपेक्टेशन है आज की? बैंकिंग सेक्टर में जो मेरा एनालिसिस है इसके हिसाब से वी एक्सपेक्ट ए पॉज। उसके तीन मेजर कारण हैं। एक तो आरबीआई इज ग्रोथ ओरिएंटेड एंड एज ऑल द पैनलिस्ट्स आर सेइंग कि ग्रोथ इज गोइंग डाउन, और जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा लीन क्वार्टर होता है, दैट इज वन फैक्टर। दूसरा, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट ने देख लिया है। यूएस में बहुत सारे बैंक्स के अंदर फेलियर का कारण भी ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स वर राइजिंग कॉन्स्टेंटली, और उससे जो मार्क टू मार्केट सिचुएशन, उनकी जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो डिफिकल्ट हो गई। सो आरबीआई में कंसिडर दिस फैक्टर आल्सो। तीसरा, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है राइट नाउ, द फूड इन्फ्लेशन जो है दैट इज नॉट रेट सेंसिटिव। उससे मुझे नहीं लगता कि रेट से कुछ उसके ऊपर अपन कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए I expect there will be a possibility of a pause in this policy. ये इंटरेस्टिंग है। तो बाकी सारे एक्सपर्ट्स, मार्केट्स और इकोनॉमिस्ट तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हाइक आ सकता है, बट बैंक्स की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार पॉज जरूरी है। तो ये एक यूनिक व्यू आया है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 4 मेंबर्स हाइक के फेवर में थे, 2 ने कहा था कि इस बार हाइक नहीं करनी है। इस बार गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023-24, and it is as follows. The year 2023 began on a promising note as supply conditions were improving, economic activity remained resilient, financial markets exuded greater optimism, and central banks were steering their economies towards a soft landing. In just about a few weeks during the month of March, this narrative has undergone a dramatic shift. The global economy is now witnessing a renewed phase of turbulence with fresh headwinds from the banking sector turmoil in some advanced economies. Bank failures and contagion risks have brought financial stability issues to the forefront. Given the stubbornness in inflation, central banks continue to tighten monetary policy, although at a reduced pace. Inflation globally has moderated in the recent months, but its descent to the target is proving to be long and arduous. The former chairman of the US Federal Reserve, Alan Greenspan, had once said, "Uncertainty is the defining characteristic of the monetary policy landscape." This he was saying in an era of great moderation and in more normal times compared to today's situation. What we are witnessing today is unprecedented uncertainty in geopolitics, economic activity, price pressures, and financial markets never seen before. Once again, one can imagine the magnitude of challenges central banks and other policymakers face in today's world. The Monetary Policy Committee met on 3rd, 5th, and 6th April 2023 and assessed the macroeconomic situation and its outlook. It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting, with readiness to act should the situation so warrant. Let me read this sentence again.
the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC, with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me emphasize that the decision to pause on the repo rate is for this meeting only. I would now like to explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. While the recent high-frequency indicators suggest some improvement in global economic activity, the outlook is now tempered by additional downside risks from financial stability concerns. Headline inflation is moderating but remains well above the targets of central banks. These developments have led to heightened volatility in global financial markets, as reflected in sizable two-way movements in bond yields. Fall in equity markets and the US dollar shedding its gains from its peak of September 2022. Amidst this volatility, the banking and non-banking financial service sectors in India remain healthy, and financial markets have evolved in an orderly manner. Economic activity remains resilient, and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk, and fruits. Core inflation remains elevated. Looking ahead, headline inflation is projected to moderate in 2023-24. The monetary policy actions taken since May 2022 are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far, while closely monitoring and evolving the inflation outlook. The MPC will not hesitate to take further action as may be required in its future meetings. To recapitulate the actions taken so far, we have increased the policy repo rate cumulatively by 250 basis points in the last 11 months starting May 22. This was preceded by introduction of the standing deposit facility, that is the SDF, at a rate 40 basis points higher than the fixed rate reverse repo. Thus, the effective rate hike since April last year has been 290 basis points, 290 basis points. These increases have been fully transmitted to the overnight weighted average call money rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, which has gone up from daily average of 3.32% in March 22 to 6.52% in March 2023. It is now necessary to evaluate the cumulative impact of these rate hikes. Under these circumstances, we have to be extremely prudent in our actions. We have always been very watchful and have adopted a calibrated and balanced approach, and will continue to do so. When we started the rate cut cycle in February 2019 to provide support to growth, the CPI inflation was around 2% and the policy repo rate was 6.5%. Now the policy rate is 6.5%, but inflation is 6.4% as per the February reading. Overall, inflation is above the target, and given its current level,
the present policy rate can still be regarded as accommodative. Hence, the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. What I now propose to do is to just briefly state about the growth and the inflation scenarios, and I will then try and sum up the broad approach which the monetary policy committee has taken, and I think that will give even greater clarity of what the monetary policy committee is doing. So let me first take up growth. As stated earlier, India's real gross domestic product, that is GDP, is expected to have recorded a growth of 7% in 2022-23. Hence, economic activity remains resilient. On the supply side, Rabi food grains production is estimated to increase by 6.2% in 2022-23. PMI manufacturing remained robust at 56.4 in March, recording expansion for 21 consecutive months due to favorable domestic demand. Service sector activity exhibited buoyancy. PMI services remained in expansion zone at 57.8 in March, driven by favorable demand conditions and new business gains. Aggregate demand conditions were resilient in Q4 of 22-23, even as private consumption showed some signs of slowdown. Urban demand indicators like passenger vehicle sales and credit card spending registered robust growth in February, while consumer durables contracted in January. Rural demand indicators such as consumer non-durables, tractor and two-wheeler sales registered healthy growth. Investment activity exhibited buoyancy on the back of government's thrust on infrastructure spending, high capacity utilization, and revival in corporate investment in certain key sectors. Non-food bank credit rose by 15.4% year-on-year as on March 24th, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by 26 lakh crore during 2022-23 as against 19 lakh crore a year ago. Merchandise exports and non-oil, non-gold imports contracted in February. Services exports continued to register robust growth. Supply chains are returning to normalcy globally as well as domestically. Looking ahead, the higher Rabi production has brightened the prospects for agriculture sector and rural demand. The steady growth in contact-intensive services should be positive for urban demand. The government's focus on capital expenditure, capacity utilization above long period average, and moderating commodity prices should bolster manufacturing and investment activity. The drag from the net external demand may continue due to increased global headwinds. The protracted geopolitical tensions and global financial market volatility pose downside risks to the outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.5%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6.1%, and Q4 at 5.9%. The risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. The softening in inflation during November-December 2022 turned out transitory, with CPI headline inflation breaching the upper tolerance threshold during January-February 23. A sharp turnaround in food inflation drove the pickup in headline inflation as core inflation remained elevated across a range of goods and services. Looking ahead, the expectation of a record Rabi harvest bodes well for easing of food price pressures. There are already evidence of a correction in wheat prices in March
on supply-side interventions by the government. The impact of the recent unseasonal rains in some parts of the country, however, needs to be watched. Global commodity prices have moderated significantly from their heightened levels a year ago. As our surveys point out, cost conditions have somewhat eased. Inflation expectations of households have also eased down. On the upside, adverse climatic conditions are a risk to the future inflation trajectory. Milk prices are also likely to remain firm going into the summer season due to tight demand-supply balance and fodder cost pressures. The rising uncertainty in international financial markets and imported inflation pressures need to be monitored. Factors, and assuming an annual average crude price Indian basket of 85 barrels and a normal monsoon, inflation pressures need to be monitored. Factors and for 23-24 with Q1 at 5.1%, Q2 at 5.4%, Q3 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Now, let me now summarize what I have said so far. We are living in very volatile times. The sudden announcement of an output cut by the OPEC Plus a few days ago and the resultant jump in crude oil prices is yet another evidence of this volatility. The overall outlook thus remains dynamic and fast evolving. Our monetary policy in the recent period has aimed for a non-disruptive normalization from the pandemic era stimulus measures. Even as monetary policy moved decisively to withdrawal of accommodation, financial conditions evolved in line with the productive requirements of the economy. Growth has since then become broad-based. Inflation has softened from its elevated levels a year ago. However, it still remains above the upper tolerance band. Projections for 2023-24 point to a softening in inflation, though the disinflation is likely to be gradual and protracted, given the rigidity of core or underlying inflation pressures. At this stage, we remain watchful of the evolving outlook and the impact of our actions during the past 1 year on the broader real economy. While we have kept the policy rate unchanged, it is important to bear in mind that this decision was taken on the basis of our assessment of the macroeconomic and financial conditions with reference to the information available up to today. Our job is not yet finished and the war against inflation has to continue. And this has to continue until we see a durable decline in inflation closer to the target. Let me read again. Our job is not yet finished and the war against inflation has to continue until we see a durable decline in inflation closer to the target. We stand ready to act appropriately and in time. We are confident that we are on the right track to bring down inflation to the target rate over the medium term. As we proceed towards this objective, I recall the wise counsel of Kautilya 2000 years ago. And he said, and his statement was as follows: be not slack before the job is finished. Be not slack before the whole job is finished. I would now like to focus on financial stability. With the fight against inflation far from over, the global economy is now confronted with serious financial stability challenges from the recent banking sector developments in certain advanced economies. This calls for a reappraisal of the responsibilities of the regulators and the regulated entities world over
and their collective role in safeguarding the stability of the financial system. While regulators need to identify potential vulnerabilities and take proactive regulatory and supervisory measures, it is important and incumbent upon the regulated institutions to exercise due diligence in their risk management and corporate governance practices. They need to pay close attention to asset liability mismatches and profile of their deposit base while building up adequate capital buffers and conducting periodic stress tests. It is in this context that we in the Reserve Bank of India have focused on macro and micro-prudential measures in the recent years to prevent buildup of financial vulnerabilities. We have adopted a prudent approach towards regulation and supervision and have taken several steps in these areas in recent years. Some of these regulatory measures are listed in the footnote of this statement. Our supervisory systems have also been strengthened significantly in recent years. We have adopted a unified and harmonized supervisory approach for commercial banks, non-banking financial companies, that is NBFCs, and urban cooperative banks, that is UCBs. The focus is now more on identifying the root cause of vulnerabilities rather than dealing with the symptoms alone. As a result, the Indian banking system remains sound and healthy with strong capital and liquidity buffers, improving asset quality, better provisioning coverage along with improved profitability. Nevertheless, we are keeping a close watch on the banking sector turmoil in some developed countries. In this context, let me once again recall Kautilya's wisdom, which remains relevant even for today's world. And I quote, "In the interests of the prosperity of the country, we should be diligent in foreseeing the possibility of calamities, try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity." I would now like to touch upon liquidity and financial market conditions. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and agile approach to liquidity management. Amidst large moderation in surplus liquidity, the Reserve Bank conducted 14-day variable rate repo auctions, which is the main operation on February 10th and March 10th, and also a fine-tuning 5-day variable rate repo auction on March 24th. In the period ahead, the Reserve Bank will remain flexible in meeting the productive requirements of the economy through two-way operations as may be necessary. We will also ensure the completion of the government borrowing program in a non-disruptive manner while maintaining orderly market conditions during 2023-24. The Indian rupee has moved in an orderly manner in the calendar year 2022 and continues to be so in the current year, that is 2023 also. This is reflective of the strength of the domestic macroeconomic fundamentals and the resilience of the Indian economy to global spillovers. We remain watchful and focused on maintaining the stability of the Indian rupee. Let me now turn to the external sector. The current account deficit for the first 3 quarters of 2022-23 stood at 2.7% of the GDP. In third quarter, current account deficit narrowed significantly to 2.2% from 3.7% in the second quarter on account of lower merchandise trade deficit and robust growth in services exports. Strong software services export growth was witnessed across key verticals such as IT services, business process management,
and engineering and research design, supported by a rise in global capability centers. The merchandise trade deficit further narrowed during January and February 2023 from its level in the third quarter of 22-23 on the back of a sustained decline in imports. Moreover, India's services exports continued to grow at a healthy pace in the first 2 months of the current calendar year, that is 2023. Better growth prospects of the Gulf Cooperation Council, that is the GCC countries, are expected to keep remittances robust. In fact, inward gross remittances into India touched an all-time high of $107.5 billion during the calendar year 22. The current account deficit is expected to remain moderate in the fourth quarter of 22-23 and also in the year 23-24 at a level that is both viable and eminently manageable. Overall, our external sector indicators have improved significantly. Foreign exchange reserves have rebounded from $524.5 billion on 21st October 2022 and now stand in excess of $600 billion taking into account our forward assets. I shall now announce certain additional measures. There are 5 of them and they are very important. I request your patience. The first announcement relates to developing an onshore non-deliverable derivative market. Banks in India with IFSC banking units, that is IBUs, were earlier permitted to transact in Indian rupee non-deliverable foreign exchange derivative contracts with non-residents and with other eligible banks having IBUs. It is now proposed to permit banks with IBUs to offer non-deliverable foreign exchange derivative contracts involving the Indian rupee to resident users in the onshore market. This measure will further deepen the forex market in India and provide enhanced flexibility to residents in meeting their hedging requirements. The second announcement relates to enhancing efficiency of our regulatory processes. At present, the processes for entities to make applications seeking license or authorization or regulatory approvals from the Reserve Bank under various statutes and regulations take place in both online and offline modes. To simplify and streamline such processes and in line with the Union Budget 23-24 announcement, it has been decided to have a secured web-based centralized portal named as Prabha for such processes. The portal will show time limits for deciding on the applications or approvals sought. This measure will bring greater efficiencies into regulatory processes and facilitate ease of doing business for the regulated entities of the Reserve Bank. The third announcement relates to development of centralized web portal for the public to search unclaimed deposits. At present, the depositors or beneficiaries of unclaimed bank deposits of 10 years or more have to go through the websites of multiple banks to locate such deposits. Now, in order to improve and widen the access of depositors or beneficiaries to information on such unclaimed deposits, it has been decided to develop a web portal to enable search across multiple banks for possible unclaimed deposits. This will help depositors and beneficiaries in getting back their unclaimed deposits. The next announcement relates to grievance redress mechanism relating to credit information reporting by credit institutions and credit information provided by credit information companies, that is the CICs. Recently,
the credit information companies, that is CICs, were brought under the purview of the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. It is now proposed to put in place the following measures. 1. A compensation mechanism for delayed updation, rectification of credit information reports. 2. A provision for SMS, email alerts to the customers whenever their credit information reports are accessed. 3. A time frame for inclusion of data received by the CICs from credit institutions. And 4. Disclosures on customer complaints received by the CICs. These measures will further enhance consumer protection. The last announcement relates to, and this is very important, if you recall, almost in every monetary policy meeting and even otherwise, the Reserve Bank, we have been making a lot of announcements relating to the UPI. And this announcement also relates to UPI. Basically, the objective is to widen and expand the footprint of the UPI even further. And this announcement relates to operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. The Unified Payment Interface, that is UPI, has transformed retail payments in India. UPI's robustness has been leveraged to develop new products and features from time to time. Recently, RuPay credit cards were permitted to be linked to the UPI. This was in addition to the existing facility of linkage of UPI with deposit accounts. It is now proposed to expand the scope of UPI by permitting operation of pre-sanctioned credit lines at banks through the UPI. This initiative will further encourage innovation. Let me now conclude by stating that since early 2020, the world is going through a period of extreme uncertainty. In this daunting environment, India's financial sector remains resilient and stable. Overall, the broadening of economic activity, the expected moderation in inflation, the fiscal consolidation with focus on capital spending, the significant narrowing of the current account deficit to more sustainable levels, and the comfortable level of foreign exchange reserves are welcome developments which will further bolster India's macroeconomic stability. This allows monetary policy to remain unwaveringly focused on inflation. With underlying core inflation, or rather with unyielding core inflation, we remain firm and resolute in our pursuit of price stability, which is the best guarantee for sustainable growth. Let me read again. With unyielding core inflation, we remain firm and resolute in our pursuit of price stability, which is the best guarantee for sustainable growth. The impact of our actions over the past 12 months is still playing out and would increasingly weigh on the future inflation trajectory. As I noted in my policy statement in April last year, our goals of price stability, sustained growth, and financial stability are mutually reinforcing, and we continue to be guided by this approach. We remain vigilant and ready to face the challenges with a firm commitment to price and financial stability. We are inspired by what Mahatma Gandhi had said, and I quote, "Inexhaustible perseverance and patience knows no defeat." Thank you. नमस्कार। बड़ा अनाउंसमेंट पॉलिसी की तरफ से यही है कि कोई हाइक नहीं होने वाला है। 6 लगातार रेट हाइक्स के बाद अब आप पॉज में आ रहे हैं। पिछले साल मई 2022 से जो रेट हाइक की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो फिलहाल पॉज पर कर दी है। क्या ये आखिरी रेट हाइक हो चुका है, इस पर गारंटी गवर्नर साहब ने नहीं दी। उन्होंने ये जरूर कहा कि पॉज इज फॉर दिस पॉलिसी ओनली, यानी कि इंडिकेशन ये जरूर दिया है कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो रेट हाइक हो सकते हैं। बट फिलहाल राहत की बात आ रही है करोड़ों इंडियंस के लिए जिनके लोन्स हैं कि फिलहाल आरबीआई की तरफ से
पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं है। और ये एमपीसी का यूनानिमस व्यू है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी सदस्यों ने ये माना है कि फिलहाल रेट्स आपको बढ़ाने नहीं चाहिए। इसके साथ ही जो स्टांस था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वो अभी बरकरार रहेगा, स्टांस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट बदलाव 2-3 ग्रोथ प्रोजेक्शंस में हुए हैं और साथ ही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में हुए हैं। सबसे बड़ी बात FY24 जो नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है उसमें 6.4% के ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर आपने 6.5% कर दिया है। बीच में तिमाही में भी आप अच्छी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस लगा रहे हैं, ज्यादातर रिलेटिवली स्टेबल ही हैं। और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन घटा दिया है, 5.3% का प्रोजेक्शन पिछली पॉलिसी में दिया था FY24 के लिए, वो अब 5.2% हो गया है। तो बड़े बड़े फैक्टर्स यहां पर आ रहे हैं। अभी भी फोकस जरूर है प्राइस स्टेबिलिटी पर, यानी कि इन्फ्लेशन को काबू लाने में पूरा फोकस अभी भी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सरकार और RBI चाहती हैं कि रिलेटिवली स्टेबल रहे। बट अनाउंसमेंट्स काफ़ी बड़े आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं और सबसे बड़ा यही है कि पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं है। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ। और सुनील मेहता साहब, जस्ट बिफोर पॉलिसी आपने कहा भी था आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और इस बार RBI को रेट हाइक नहीं करना चाहिए। खुश है सर, पॉलिसी अनाउंसमेंट से रेट हाइक तो नहीं हुआ, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो गवर्नर साहब ने आगे का आउटलुक दिया है? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है RBI की MPC के, क्योंकि वर्तमान में आप इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि पूरी वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक से सिलिकॉन वैली बैंक एंड यू हैव सीन द क्रेडिट स्विच, कई सारे बैंकों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यूएशंस कम हो जाते हैं और उसके साथ जो हाई लिक्विड एसेट्स हैं उनके प्रोपोर्शंस कम हो जाते हैं, तो दैट इंपैक्ट द लिक्विडिटी। सो आई थिंक द मेजर कंसर्न व्हिच आई हैव एक्सप्रेस्ड इन माय अर्लियर ओपिनियन आल्सो कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, उन्होंने शायद एक बात ये भी कही कि रेगुलेटर की रिस्पांसिबिलिटी, बिसाइड्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी, द रेगुलेटर्स की रिस्पांसिबिलिटी, रेट हाइक एट व्हाट कॉस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो रेट हाइक है वो दूसरे तरह के क्राइसिस को लीड कर ले। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिसाइड्स ग्रोथ इन देयर माइंड, बिकॉज this is the period when the growth is going down and they want to support the growth of the economy, और इसलिए growth projections जो हैं उसको reduce भी किया है। 7% की जो last year growth है उसको now they have reduced it down कि at least this will be 6.5. So the growth को maintain करने के लिए is a very welcome step, and ये उन्होंने बहुत clearly कह दिया है कि ये जो है ये दिस इज नॉट ए पॉज फॉर परमानेंसी, दिस इज ए पॉज फॉर जस्ट टू सी। और आई थिंक ही इज वेरी राइट इन दैट असेसमेंट, क्योंकि 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है बैंकों की वो दैट विल बी पब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। सो नाउ द RBI विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू जज द इम्पैक्ट ऑफ consequent rate hikes during the last 1 year and its impact on the balance sheets of the bank will be clearly visible as on 31st March. So by the time the next policy announcement come, they will have a greater data and assessment of the impact of rate hikes on the system. So I think the stability of the banking system and the overall financial system has been given the due weightage in this policy announcement, and which we as an industry we really welcome. चलिए, तो बैंक्स को तो खुशी है और बैंक निफ्टी में हमने वो इनिशियल रिएक्शन भी देखा था 41,200 की तरफ, 200 के ऊपर ही इनफैक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर रहे हैं। 2-3 और अनाउंसमेंट्स भी हैं मेहता साहब, उस पर आपसे क्लैरिटी लेना चाहूंगा, बट एक सवाल बग्गा साहब से भी है। सर, एक तो यूनानिमस व्यू है MPC का, सब मेंबर्स ने माना कि इस बार रेट हाइक नहीं करना चाहिए, बट ये जो स्टेटमेंट था कि पॉज इज फॉर दिस पॉलिसी ओनली, ये एक तरह से कहने के लिए है कि आगे शायद जरूरत पड़े तो रेट हाइक कर सकते हैं, या फिर बाजार को तैयार कर रहे हैं कि ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है? कैसे देखना है इसे? नहीं, दरवाजा खुला रखा है। देखिए, मुझे 1 आउट ऑफ 4 मिला है। ज्यादातर मेरा 4/4 होता है अनुमान, तो आज काफी अनुमान विपरीत रहा। GDP बढ़ाने का कोई मुझे फंडामेंटल बेसिस नहीं दिखता। कैट छोटा है, 6.4 से 6.5, उल्टा कम, हमें तो 6 से कम दिख रहा है अगले साल का GDP। दूसरा, इन्फ्लेशन घटाने का भी बेसिस नहीं है। जब फरवरी की इन्फ्लेशन 6.44 चल रही है अभी, तो ये 5.2 कर दिया 5.3 से, जरूर बेस इफेक्ट है, 60 बेसिस पॉइंट का बेस इफेक्ट जरूर आता है। तो मतलब उसका ये आपको सोचना है कि क्या ये सोच रहे थे कि 5.8 तक आ जाएगा अप्रैल तक इन्फ्लेशन, वो हमें आते दिखता नहीं है। तो नंबर थोड़े से दीप ठीक नहीं लग रहे अनुमान से। जो वेलकम स्टेप है कि एक रोक करा गया है
रेट बढ़ाने से, क्योंकि अंधाधुंध रेट बढ़ाना बहुत ब्लंट पॉलिसी वेपन रहता है, पूरा डिमांड डिस्ट्रक्शन कर देता है। दूसरा लैग के साथ आता है। तो अहम बात थी, इन्होंने कहा कि अब हम मॉनिटर करेंगे कि जितने रेट हाइक कर चुके हैं उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फ्लो थ्रू हो रहा है, उसको एक बारी पूरा अनुमान आ जाने दीजिए, फिर देखेंगे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात की, और भारत में प्रॉब्लम यही है कि जैसे अतुल ने भी पहले कहा कि खाद्य पदार्थों पे रेट हाइक करके आप कुछ कर नहीं सकते, तेल की कीमत पे रेट हाइक करके आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डिमांड को डिस्ट्रॉय करके आप कीमतें नीचे लाते हैं, उससे ग्रोथ का इम्पैक्ट आ जाता है। तो बहुत वेलकम स्टेप है आरबीआई का, सबसे सक्षम सेंट्रल बैंक है, तो सोच समझ के ही किया होगा। बट आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं, ना जीडीपी के एस्टिमेट से, वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ना इन्फ्लेशन के एस्टिमेट से, वो भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। बट बहुत वेलकम स्टेप है। एक जो हमने ठीक बोला कि पॉलिसी स्टैंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल अगर अभी कर दिया और फिर इन्फ्लेशन अगर दौड़ गई दीप, तो बिल्कुल मुंह की खानी पड़ती है। तो एक दरवाजा खुला रखते हैं, इसलिए बोला कि नहीं, ये इसी बारी के लिए है, और देखिए वो दरवाजा खुला है रेट हाइक का अगर इन्फ्लेशन बेकाबू होगी। और दूसरा पॉलिसी स्टैंस विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रखा है, वो भी अगर आप डेटा देखें, जो राहुल भी कह रहे थे पहले, पिछले पॉलिसी में भी मैंने कहा था, रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपकी इन्फ्लेशन 5.2 आ रही है, आपका रिपो 6.5 चल रहा है, आप 1.3% रियल पॉजिटिव रेट चला रहे हैं, जबकि दुनिया अभी भी नेगेटिव रेट्स पे चल रही है। तो बहुत बड़ा एक फ्रिक्शन आप इकोनॉमी में डाल रहे हैं, इतना बड़ा रियल इंटरेस्ट रेट का बोझ डाल के। तो अगर ये आंकड़े सही हैं, फिर तो पिछली बारी भी नहीं रेट बढ़ाने चाहिए थे। अगर ये आंकड़े गलत है तो आज बढ़ाना चाहिए था। तो यही मैं कहूंगा, ये मार्केट अब एनालाइज करेगा। बिल्कुल, मार्केट एनालाइज करेगा। जोशी सर का भी इस पर ऑब्जर्वेशन है। सर, एक मिनट में आपके पास आता हूँ। एक बार राहुल जी और हिमांग सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक एक व्यू ले लेता हूँ। एक बार राहुल अरोड़ा साहब, आपसे सरप्राइज मानेगा इसे मार्केट, और कैसे एडजस्ट करेगा इस मार्केट इस पॉलिसी से? एक तरफ से सरप्राइज है, क्योंकि आई थिंक जो तेल के दाम बढ़े हैं कुछ दिन पहले, उसको चलते लग रहा था कि ये एक रेट हाइक ऑलमोस्ट पक्का है। लेकिन इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम जब पॉलिसी 6.5% थी तो इन्फ्लेशन 2% था। इस बार जब पॉलिसी 6.5% रेट पे है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6.4% पे है। तो समवेयर ही वाज, आई थिंक उन्होंने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को वर्ड किया है कि वो रेट हाई का पाउडर ड्राई रख रहे हैं, दे हैव प्रिपेयर्ड द मार्केट कि अगर ये आ जाए तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मैं भगत जी से बहुत सहमत हूँ। एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है जो आरबीआई गवर्नर इम्प्लिसिटली हमें बता रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन नहीं होगा। आई थिंक टू मी दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट टेक अवे, क्योंकि अगर आप 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, you are almost writing off any slowdown or recession in India as a result of the rate hike. So I think वो एक implicit assumption है। एक dangerous assumption हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस एक थोड़े एक्सटेंडेड स्लोडाउन में चला जाता है तो ये 6.5% आपको काफी जल्दी नीचे रिवाइज करना होगा। हमारे खुद के ब्रोकरेज हाउस पे इस पॉलिसी से पहले हमारी इकोनॉमिस्ट का ग्रोथ रेट था 6% फॉर FY24 विद अ डाउनवर्ड बायस, और उनका तेल का अजम्पशन 80+ ऑलरेडी है, जो वो 5.2% इन्फ्लेशन में ले रहे हैं। तो अगर कुछ और कट्स आ गए और इन्फ्लेशन पे थोड़ा और नेगेटिव सरप्राइज मिला, देन इट्स एनीवन्स गेस। आई थिंक हमें बॉन्ड मार्केट पे थोड़ा ज्यादा नजर रखना चाहिए अगले 1-2 दिन में कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आई थिंक इक्विटी मार्केट विल फॉलो दैट, बट यस, प्लेजेंटली सरप्राइज, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गेट ओवरली कैरिड अवे, बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने बताया कि कहीं इम्प्लिसिटली वो रिसेशन को दे आर पासिंग थ्रू दैट, एंड आई थिंक द प्रोजेक्शंस ऑन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आज की डेट में मुझे काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। जैसे बगा जी ने कहा और गवर्नर साहब ने भी, कि इफ यू एडजस्ट फॉर द एसडीएफ फैसिलिटी 290 बेसिस पॉइंट के हाइक हुए हैं, तो ही वांट्स इट टू फीड इनटू द सिस्टम। बट to say that rate hikes are done, I think आज की रेट में थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। तो ये मत माने कि रेट हाइक हो चुके हैं। बट हिमांग सर, आपकी क्या रीडिंग रही है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि 1/4% बढ़ सकते हैं, हुआ नहीं है, बाजार ने भी रिएक्ट पॉजिटिवली किया है।
मुझे लगता है कि एक बोल्ड स्टेप लिया गया है और कंसेंसस के सामने करंट हालात में एक रेट हाइक ना करना मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो उसके अंदर हमने लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स की कट देखी है। 7.27 वाला 7.20 आ गया था। और मुझे लगता है कि एक जो मैसेज है वो ये है कि ग्लोबली और इंडिया में थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं जाके कूल ऑफ होगा और ये एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक व्यू लेके चले हैं। और अभी के जो रीसेंट डेटा भी जो आए हैं क्रेडिट ग्रोथ वगैरह में कोई बड़ा इम्पैक्ट हमने स्लो डाउन तो नहीं देखा है। 15-16% की ग्रोथ है, शायद थोड़ा कंजम्पशन में ही एक स्लो डाउन देखा था। तो मेरे हिसाब से ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक और जो बाकी के भी बैंक्स है उसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बायस लोगों का होगा। हालांकि प्रीव्यूज वगैरह भी काफी अच्छे आ रहे हैं तो ज्यादा फोकस उस पे होगा किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। तो पॉजिटिव व्यू डेफिनेटली लेकर चलना चाहिए। बैंक्स पर मेहता साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है। उससे पहले अतुल सर, आप भी ग्रोथ को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। 7.8% का प्रोजेक्शन है इस करंट क्वार्टर के लिए जो शुरू हो चुका है, और फिर ओवरऑल भी 6.5% आएगी इतनी ग्रोथ सर? क्योंकि गवर्नर साहब भी खुद कह रहे हैं कि चैलेंजेस तो हैं। देखिए, 3-4 चीज़ें हम इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात कि स्लो डाउन तो है। अगर 22-23 का अनुमान 7% है तो 23-24 का इन्होंने 6.5% किया, तो 0.5% से तो स्लो डाउन है ही है। ये तो सही बात है। लेकिन अगर हम गवर्नर साहब का खुद का Q4 2023 का प्रोजेक्शन देखें तो उन्होंने बोला है कि जनवरी मार्च 4.2% से बढ़ेगा। तो 4.2% का जो बेस है वो है जनवरी मार्च 2022, जिसमें कोविड था, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी थी। तो वैसे वीक क्वार्टर के ऊपर अगर आपकी जनवरी मार्च 2023 में सिर्फ 4.2% की ग्रोथ आ रही है तो ये कैसे हो सकता है कि 4.2 से आप सीधा 7.8% जाएंगे? इसका कोई बेसिस मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है ये कोविड के बाद का सर्वप्रथम नॉर्मल ईयर है जिसमें नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रही। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की थोड़ी सी इफेक्ट हुई थी, लेकिन डोमेस्टिकली हमारा जो डिमांड सिचुएशन था, जो हमारी सप्लाई सिचुएशन थी, प्रोडक्शन, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, उसमें बिल्कुल नॉर्मल ईयर था। तो ऐसे नॉर्मल ईयर में अगर हम 7.8% या 6.5% की ग्रोथ दिखा रहे हैं तो वो मानने के लिए कोई कारण हमारे पास इतना ठोस नहीं है। मेरे हिसाब से 5.5% थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। धीरे धीरे घटाएंगे मेरे ख्याल से। पहले क्वार्टर के बाद जब जुलाई की पॉलिसी होगी तो तब से धीरे धीरे घटा के आज खुश करने का काम करती है, 5.5% तक आ जाएंगे। गॉट इट। तो शायद ये सारे एक कंसेंसस व्यू है एक्सपर्ट्स के बीच में कि शायद ये सारे अनुमान थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। बृंदा जी, आप कैसे देख रहे हैं? और सवाल आपसे ये भी बनता है कि क्या अहेड ऑफ कर्व पॉलिसी माना जाए इसे? क्योंकि पॉज तो आना ही था, जो आप सब बात भी कर रहे थे, अब अभी कर लिया या एक हाइक के बाद करते, तो क्या एक अहेड ऑफ कर्व मूव आए गवर्नर साहब की तरफ से? देखिए, गवर्नर साहब ने बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ बातें कह डाली हैं और उन्होंने प्रिपेयर किया है मार्केट को कि देखिए एक और रेट हाइक तो आने ही वाला है और मुझे लगता है कि ये शायद अगले पॉलिसी के पहले भी हो सकता है। तो एक रिपो रेट जो इंक्रीज, जो रेट साइकिल इंक्रीज करने का है वो अभी तक थमा नहीं है। एक और रेट हाइक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो उनके जो एस्टिमेट्स हैं जीडीपी के और इन्फ्लेशन के, दोनों ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। देखिए, आपको याद रहेगा पिछली बार जब शुरू किया था तब 8.2% से शुरू किया था जीडीपी का ग्रोथ और धीरे धीरे घटते घटते अभी हम 7% पर आ गए हैं। वैसे ही ये जो 6.5% का जो नंबर है ये भी धीरे धीरे घटाएंगे
और 5.5 के क्लोज पे ये आएगा। सिमिलरली इन्फ्लेशन पे देखिए आरबीआई साहब ने बहुत कई बार इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई है और मुझे लगता है कि इसको भी, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन तो अभी तक स्टिकी है, 6% के आसपास बना हुआ है और फूड इन्फ्लेशन भी अभी काफ़ी एलिवेटेड है, तो इसीलिए ये सब रखते हुए आरबीआई और ऑयल प्राइसेस भी अगर इंक्रीज होंगे तो उसका भी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा। तो इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न्स है वो बनी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि शायद गोइंग अलोंग इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि अभी का जो फोकस रहेगा यहाँ से ऑनवर्ड्स, गवर्नर साहब का एक्सटर्नल सेक्टर पे बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए रुपी को जो इंटरनेशनलाइज करने की जो स्टेप्स हैं और रुपी को देखिए 18 कंट्रीज हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड रुपी ट्रेड और अभी ऑनशोर ट्रेड में भी उन्होंने रेजिडेंट्स के लिए जो छूट दी है, तो ये सब धीरे धीरे वो क्या करेंगे, रुपी को इस इंटरनेशनल ट्रेड में सेंटर स्टेज लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत वेरी वेरी क्रिटिकल। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन पे देखते रहेंगे और टू मेक श्योर कि रुपी का बिहेवियर कैसे रहता है जी। और मुझे एक और बात ये कहना होगा कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, देखिए सारे बैंक्स में कई डिपॉजिट जो छोटे छोटे अमाउंट है काफी हैं, उसका अमाउंट काफी बड़ा है, तो ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं तो जो उनके एयर्स हैं या जो लोग शिफ्ट करके चले गए हैं, दे कैन सर्च ऑन द आरबीआई वेबसाइट और उनको पता चल सकता है कि उनके जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि अभी बैंक की मर्जर्स भी हो चुकी हैं तो इसलिए अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहाँ पड़ी हैं और उससे उनको भी तो कंज्यूमर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन इससे तो इसमें थोड़ा उनको दिल हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बड़े अनाउंसमेंट्स आए। इनफैक्ट वृंदा जी जो आपने बात रेज करी, मुझे मेहता साहब से भी इसका इम्पैक्ट समझना था। मेहता साहब, दो चीजें, एक तो ये जो ऑनशोर एनडीएफ मार्केट बना रहे हैं इसका क्या मायने हैं और रुपए को कितना फायदा हो सकता है, और दूसरा प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस वाया यूपीआई जो अलाउ कर दिया है सरकार ने, इसको किस तरह से समझना है, इन दोनों के इम्पैक्ट को जरा समझाएं सर। देखिए, जैसे यूपीआई किया है, so that will provide a lot of convenience of doing banking in the banking system. आज जैसे आप यूपीआई पे सारे ट्रांजेक्शंस अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, सो दैट्स ए कन्वीनियंस। कहीं ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है या बैंक इज इन योर हैंड। सेम वे जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं दैट विल आल्सो बी एक्सटेंडेड थ्रू यूपीआई। सो अब आपको क्रेडिट के लिए अभी तक ये चीज स्पेस में नहीं आई थी, अब यूपीआई से होने से इट विल बी इजीली एक्सेसिबल। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे पर्सनल लोन के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर की कोई बहुत ज्यादा बैंकों को लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती फॉर अप्रेजल्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड इनकम क्राइटेरियाज, द बैंक कैन डिसाइड अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। और कुछ बैंकों ने ऑलरेडी उसको ऑनलाइन सैंक्शन तो कर ही दिया है, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन द यूपीआई आल्सो। व्हेन इट इज अवेलेबल ऑन यूपीआई then definitely it will be still more convenient for the people to avail the credit facilities and gradually जैसे जैसे ये सेक्टर में मैच्योरिटी आएगी, more and more products can be added to it, so that will provide a ease of taking loan credit from the banking system. ये बहुत ही welcome step रहेगा for the entire ecosystem of the economy. जहाँ तक ऑफशोर डेरिवेटिव्स के बारे में उन्होंने बोला कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो अभी तक जो था वो आउटसाइड वाले जो नॉन रेजिडेंट थे उन्हीं के लिए परमिसिबल था, एंड नाउ नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव दैट विल बी नाउ ओपन टू द डोमेस्टिक. So this will provide a greater opportunity for the hedging and the say investment management by the domestic entities or domestic people. So I think this is both are very welcome step and will provide a better convenience to all the stakeholders. तो दोनों वेलकम स्टेप्स हैं और बेटर कन्वीनियंस आने वाली है। फाइनल कमेंट्स लेने हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, उससे पहले क्योंकि बाजार शार्प रिएक्शन दिखा रहा है, एक बाजार पर कॉल जय की तरफ से आ रही है। जय, कैश का ऑप्शन बताएं, क्या करना है इस समय? वेल डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा, एटलीस्ट इज शॉर्ट टर्म। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से अब डेटा शेप अप हो रहा है, आई मीन आज के दिन में अगर आप देखें फ्रॉम द निफ्टी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू 41,000 के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बैंक निफ्टी में। उसके पहले पॉलिसी के पहले उसके नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो जैसे ही गवर्नर सर के कमेंट्स आए, आई मीन वी सॉ वेरी शार्प मूव ऑन द अपसाइड। वो देख के मुझे क्लियरली ये देख रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 41,000 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वही कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 201 रुपये पर मिल रहा है। टुडे इज एक्सपायरी, इन द मनी कॉल ऑप्शन है 41,000 का, जो आपको 201 रुपये में मिल रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं दीप 75 पर।
एंड टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं इसके दी पहला टारगेट रहेगा 340 का, दूसरा टारगेट रहेगा 410 का। सो 340 410 ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं 41,000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में जो आज ही की एक्सपायरी का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट अबाउ 41,000 एंड इनफैक्ट अबाउ 41,200 के ऊपर निकलता है तो आज ही के दिन हमें 41,400 450 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो बाजार ने और रफ्तार पकड़ने की ठान ली है। एक व्यू बग्गा साहब से लेना था सर, लिक्विडिटी को लेकर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई, बट इस समय हम देख रहे थे, लास्ट पॉलिसी में बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट डेफिसिट की सिचुएशन बन चुकी थी। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में कॉल मार्केट रेट में एक बड़ा स्पाइक भी आया था, वहाँ से क्या समझना है सर इस समय? नहीं, वो वेरिएबल रिपोज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो लिक्विडिटी तो नेगेटिव में आ गई है दीप। सो वो भी एक अंकुश लगता है, इन्फ्लेशन के ऊपर हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो लिक्विडिटी काफ़ी अभी वीक है। बैंक्स का नेगेटिव चल रहा है, बोरोइंग चल रहा है, नेट बोरोइंग। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से आरबीआई ने एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है उसमें। और जब भी चाहिए पैसा तो वेरिएबल ऑक्शंस करके वो पैसा बैंक्स को दिलवा रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। बट ये अब देख रहे हैं सरकार का खर्चा अब शुरू होगा, तो सरकार का बैलेंस काफ़ी हाई है आरबीआई के साथ। वो अब जैसे खर्चा शुरू होता है इस नव वर्ष का, तो थोड़ा सा ईजिंग लिक्विडिटी में आना चाहिए, पैसा घूमना चाहिए इकोनॉमी में। बट अभी तो लिक्विडिटी टाइट है और इन्होंने यही सांत्वना दी कि हम करते रहेंगे। मेन चीज़ मैं फिर से कहूँगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि स्लोडाउन की आशंका है। दूसरा, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कभी होता नहीं सेंट्रल बैंक किसी का भी, तो एस्टिमेट फेरबदल होते रहते हैं। मैं फिर कहूँगा, नंबर्स पे मेरा इतना यकीन नहीं है जो आज नंबर्स दिए गए। रेट जो नहीं बढ़ाए गए उसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि एक स्लोडाउन इमिनेंट है ग्लोबली, और उसकी तैयारी के लिए थोड़ा इकोनॉमी को टाइम दे रहे हैं और सक्षम हो जाने के लिए। और मेरे ख्याल से ये असली मकसद है। ये आप कह नहीं सकते सार्वजनिक तौर पे सेंट्रल बैंक के हेड बन के, तो इसलिए ये सब घुमा फिरा के बात की जा रही है। बट अच्छी बात है, ये पिछली बारी भी नहीं बढ़ाते और भी अच्छा रहता था, आज नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा है। सरकार का भी खर्चा इससे कम होगा जो इंटरेस्ट आउटगो है। दूसरा, डॉलर क्योंकि वीकनिंग के तौर पे आ रहा है, तो इससे रुपी का भी नहीं है कि रुपी वीकन हो जाएगा एकदम से अगर आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देते। फेड के साथ स्टेप में चलने का प्रोटेक्शन चाहिए रुपी को, क्योंकि डॉलर और कई कारणों से वीक हो रहा है और नॉर्मल सेफ हेवन का बाइंग नहीं आ रहा डॉलर में, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। तो आई थिंक आरबीआई को एक विंडो मिल गई, बड़ा अच्छी तरह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उन्होंने इसको ग्रैब किया है। बट मुझे स्लो डाउन आते दिखता है दीप, स्लो डाउन लगभग तय दिख रहा है ग्लोबली, तो उससे हमें बच के रहना है। थोड़ा और विश्लेषण करेंगे अगले कुछ दिनों में, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ के। बिल्कुल सर। फाइनल वर्ड राहुल अरोड़ा जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि कंजम्पशन पर ही सर आपसे सवाल पूछना था कि आरबीआई चिंतित है कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो सकता है। हालांकि अब तक आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए, ऑटो सेल्स देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवर में रहे हैं। बट आगे क्या इसका डर है, इसलिए आरबीआई ने ये फ्रंट लोड करके इस बार रेट्स नहीं बढ़ाए हैं? वहां पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर वो आज हाइक करके एक थोड़ा डविश आउटलुक देते वो बेटर होता एज अपोज टू पॉजिंग टुडे एंड गिविंग अ हॉकिश आउटलुक। आई थिंक दैट हैज कंफ्यूज्ड द मार्केट। आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू द 10-year मूवमेंट टुडे। आई थिंक अगले कुछ दिनों में ये थोड़ा इवॉल्व होगा। लेकिन जो आपने क्रेडिट ग्रोथ की बात की, अगर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखे चले, और मैं अतुल जी और बृंदा जी और बगा जी से बहुत सहमत हूँ। अगर आप आरबीआई का टारगेट ले लें अभी जो 6.5% और 5.5%, वो बेसिकली 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लेके चल रहे हैं। तो अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ उस पर 12-13% आ जाए, जो लास्ट ईयर का एवरेज 16-17% था, तो आप एनीवे 300-400 बेसिस पॉइंट की क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं। एंड दिस हैज अ डाउनसाइड रिस्क, क्योंकि अगर आपका जीडीपी ग्रोथ, जैसे अतुल जी भी कह रहे थे, अगर 5.5-6% आ गया, तो देन दिस हैज अ डाउनसाइड रिस्क टू इट। आई थिंक
फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट ये आज डाइजेस्ट हो जाएगा जो गवर्नर साहब ने कहा है, बट आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। मार्केट एक तरह से टेंटर हुक्स पे रहेगा, और जैसे वृंदा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था, और मैं एक्चुअली यूट्यूब पे अभी सुन भी रहा था उनको, ही इज एक्चुअली लेफ्ट द रोड ओपन फॉर अ मिड पॉलिसी हाइक। तो अगर समझो फॉर वट एवर रीजन क्रूड इंचेस अप टू 90-95, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक विंडो ओपन रख लिया कि वो एक मिड पॉलिसी हाइक भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक द लास्ट वर्ड ऑफ इट हैज बीन सेंट। आज की पॉलिसी आई थिंक डाइजेस्ट हो जाएगी दीप, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक से वैसे भी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स चालू हो रहे हैं, और उसके बाद वाले हफ्ते में आई थिंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आई थिंक द मार्केट फोकस विल इमीडिएटली शिफ्ट टू अर्निंग्स, बट समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि शायद एक और रेट हाइक आ सकता है, और we'll have to basically see how banks respond to that in terms of lending and deposit rates, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखें, the biggest challenge in the system is deposit growth, and if you see the credit to deposit ratio of banks, that will tell you a story. तो अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और आप डिपॉजिट चैलेंज के चक्कर में आपके डिपॉजिट रेट्स हाई रखते हैं, तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स राइट नाउ दीप, बट इन वन वर्ड इफ आई वाज टू सम अप टुडेस पॉलिसी, आई वुड से कंफ्यूजिंग। ओके, तो क्लियर व्यू है कि ये शायद आखिरी रेट हाइक नहीं है। गवर्नर साहब ने भी उसका इंडिकेशन तो हमें दिया है कि आगे बढ़ सकते हैं, बट नॉनदलेस जो अभी मिला है उसे हम ले लेंगे। सरप्राइज पॉज हुआ है पॉलिसी में, उसका आप इंपैक्ट भी देख रहे हैं। डेज हाई पर बाजार है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब आज अपना वक्त हमें देने के लिए, बग्गा साहब और राहुल जी। ब्रिंदा मैम, हर बार की तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉलिसी कवरेज पर जुड़ने के लिए। अतुल जोशी साहब भी जो हमारे साथ स्टूडियो में थे, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स जय ठक्कर, हिमांशु जी और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली पॉलिसी में फिर से करेंगे मुलाकात, और बीच में तो ऑफकोर्स आप सबसे रेगुलरली बात होती ही रहेगी, बट शो का समापन डेज हाई पर करेंगे, और आप सभी से निवेदन है हर बार की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। खड़े हो जाए अपनी जगह पर। जय हिंद। प्रायोजक बंधन म्यूचुअल फंड। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का
नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, और शानदार फंडा। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति।